हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ लेकर आई हूँ जो अद्भुत होने के साथ साथ अविश्वसनीय हैं। तो इन कहानियों को आप पूरा एंड तक ज़रूर सुनें। कहानियाँ अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप उन कहानियों को सुन सकेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। हाँ, ये अद्भुत और अविश्वसनीय और चमत्कारों से भरी हुई ज़रूर है। ये कहानी है श्री कृष्णा जी के निधिवन की। श्री कृष्णा जी के निधिवन इसीलिए कहा मैंने क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ श्री कृष्णा और राधा रानी का वास है। तो ये जो कुछ घटनाएं वहाँ से मुझे पता चली, जिनके बारे में मैंने लोगों से सुना, वही घटनाएं मैं आप सभी को आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्णा जी के चमत्कारों की कहानी। ये बात कुछ ही वर्ष पुरानी है, जब मैं अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ मथुरा और वृंदावन घूमने गया था। वहाँ हम लोग लगभग सभी जगह घूमे। लगभग इसीलिए कहा क्योंकि जो लोग यहाँ घूमने गए होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ प्रत्येक स्थान पर घूमने के लिए अधिक समय चाहिए, क्योंकि यहाँ अनगिनत स्थान ऐसे हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। हम सभी स्थलों पर तो नहीं घूम पाए, पर हम लोग मथुरा की मुख्य जगहों पर जैसे वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, रमन रेती, प्रेम मंदिर, श्री वैष्णो माता धाम, गोवर्धन पर्वत और अंत में सबसे अधिक रहस्यमय स्थल निधिवन भी गए। अगर मैं आपके समक्ष निधिवन के बारे में जानकारी दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बातें वहाँ के लोगों व पुजारियों द्वारा सत्य बताई जाती हैं। निधिवन चारों ओर से वृंदा यानी तुलसी के पेड़ों से घिरा हुआ एक प्राचीन वन है, जो अपने अंदर द्वापर युग की कथाओं व कहानियों को समेटे हुए है। निधिवन के चारों ओर मजबूत दीवारें खड़ी कर दी हैं। इसके पीछे भी एक रहस्य है। यहाँ 16,000 वृंदा तुलसी के विशाल वृक्ष और उनके बीच में एक रंग महल है। जिस समय में वहाँ पहुँच संध्या आरती का समय था, मैं उस समय तो निधिवन नहीं घूम पाया, क्योंकि सभी जगह घूमते घूमते अब हमें काफ़ी समय हो गया था और अगले दिन हमें वापस जाना था, अपने घर की ओर निकलना था। तब हम शाम को निधिवन पहुँचे, लेकिन वो समय संध्या आरती के पश्चात मंदिर के बंद होने का समय था। इसलिए हम मंदिर तो घूम आए, किंतु वन में हमें घूमने नहीं मिला। संध्या आरती के पश्चात हम सभी लोग प्रसाद लेकर मंदिर के बाहर जाने ही वाले थे, तभी मैंने देखा कि मंदिर के रंग महल में पुजारी जी एक शैया बिछा रहे थे और उस शैया पर श्रृंगार का सामान रखा है और वहीं पर पान और लड्डू का भोग भी रखा गया है और वहाँ एक चादर भी रखी है जो कि तय की हुई है। और उस मंदिर यानी कि रंग महल को 7 तालों से बंद कर दिया गया है और उसमें अब कोई भी नहीं था और मंदिर भी चारों ओर से पूर्णतः बंद था। तब मेरे मन में एक विचार आया कि ये सब क्यों किया जा रहा है। तब मैंने वहाँ एक व्यक्ति से पूछा, भाई पुजारी जी ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने बताया, ये सब भगवान श्री कृष्ण के लिए रखा जा रहा है। कहते हैं कि रात को यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं श्री राधा रानी के साथ और इस वन में रास रचाते हैं, तथा ये जो बिस्तर लगाया गया है ना, सुबह तक सब बिगड़ा हुआ मिलेगा। वो पान चबाए हुए तथा लड्डू खाए हुए मिलेंगे। मैंने उस व्यक्ति से कहा, इस तकनीकी के ज़माने में आप कैसी बातें कर रहे हो? भला कभी ऐसा होता है क्या? तब व्यक्ति बोला, अगर आपको विश्वास नहीं तो कल मंदिर के खुलने के समय यहाँ आ जाना और स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। मैं जब वापस कमरे पर गया तो पूरी तसल्ली करके आया था कि मंदिर का कोई और दरवाज़ा तो नहीं है ना, और वहाँ कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था। जो एक था उसे भी 7 तालों के अंदर बंद कर दिया गया था। मैं बहुत हैरान था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। इस तथ्य का सच जानने के लिए मैं सुबह वापस निधिवन आ गया। अभी मंदिर नहीं खुला था। मैंने इस सच को जानने के लिए वहाँ इंतज़ार किया और कुछ ही समय पश्चात मंदिर के द्वार खुल गए और मैं भी मंदिर के अंदर चला आया। मंदिर के समस्त द्वार जिस समय खुले, मैं भी वहीं उपस्थित था ताकि उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों का पता लगा सकूं। जब रंग महल यानी कि मंदिर का अंतिम द्वार खुला
तो मैं बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी मैंने देखा कि जो उस व्यक्ति ने बातें कही थी वो सब की सब 100% सत्य थी। बिस्तर की हालत ऐसी थी मानो जैसे उस पर कोई सोया हो। वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। तय की हुई चादर खुली हुई थी जैसे किसी ने ओढ़ी हो। लड्डू खाए हुए व पान चबाए हुए थे तथा श्रृंगार का सारा सामान इस्तेमाल हुआ था। अब मैं ये सब दृश्य देखकर दंग रह गया। मैं सोचने लगा कि ये कैसे संभव है। तब मैं समझ गया कि निधिवन कोई साधारण जगह नहीं है। ये अपने आप में बहुत से रहस्यों को दफन किए हुए हैं। मैं अब अपने घर जाने की योजना छोड़कर कुछ दिन वहीं रुक गया और मेरे बाकी दोस्त अपने घर चले गए। मैं फिर से मंदिर गया और वहाँ लोगों से यहाँ के बारे में जानकारी जुटाने में लग गया। वहाँ उपस्थित बहुत से लोगों से मैंने यहाँ के बारे में जानकारी ली। उसमें से एक व्यक्ति ने बताया कि मुझे अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे यहाँ के पुजारी जी से मिलना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। मैं रंग महल के पुजारी जी से मिला और उन्होंने जो मुझे निधिवन के बारे में बताया वो सुनकर मैं बहुत दंग रह गया। उन्होंने बताया निधिवन वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी जी के साथ और अन्य गोपियों के साथ यहाँ रात्रि में रास किया करते थे, और आज भी यहाँ प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। पुजारी जी ने बताया कि यहाँ जो 16,000 वृंदा के वृक्ष हैं वो प्रति रात्रि में गोपियाँ बन जाती हैं और राधा जी और श्री कृष्ण भगवान के साथ रास करती हैं। पुजारी जी ने बताया कि प्रत्येक रात्रि को जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ आते हैं तो वो इस निधिवन में पहले की ही तरह रास करते हैं। वे रंग महल में रखे हुए श्रृंगार को इस्तेमाल करते हैं तथा पान व लड्डू का भोग करते हैं व रात्रि में रास के पश्चात यही रंग महल में विश्राम करते हैं। यहाँ मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उन सभी को यहाँ प्रत्येक रात्रि को इस वन से पायलों की व बंसी की आवाज़ें आती हैं। निधिवन में एक विशाखा कुंड भी है। कहते हैं कि एक बार रास करते समय राधा रानी जी की प्रिय सखी विशाखा को बहुत तीव्र प्यास लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से वहाँ खुदाई करके एक कुंड बनाया था पानी पीने के लिए, इसलिए इसे विशाखा कुंड कहते हैं। और उन्होंने बताया कि रात्रि में इस वन के चारों ओर धुंध जमा हो जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण के इस पावन रास को देख ना पाए, और जिस व्यक्ति ने भी आज तक इस रास को छुपकर देखने की कोशिश की है या तो वो पागल हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। उन व्यक्तियों की सूची में एक बाबा भी थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक रात उन्होंने भी छुपकर इस पवित्र रास को देखने की कोशिश की थी और सुबह देखा तो वो मूर्छित अवस्था में मिले थे। वो वहाँ से उठने के तुरंत बाद ही पागल हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होने के कारण आज भी उनका वृंदावन में एक विशाल मंदिर है जिसे पागल बाबा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक उदाहरण और भी है। एक बार बंगाल से एक व्यक्ति यहाँ घूमने के लिए आया था। उसने भी यहाँ वन में रात्रि में छुपकर राधा कृष्ण के पावन रास को देखने की चेष्टा की, लेकिन वो एक बार तो मंदिर के पुजारियों व लोगों द्वारा पकड़ा गया, लेकिन वो दोबारा आया और इस बार वो सबसे नज़र बचाकर वृक्षों के बीच छुपकर बैठ गया। और अगले दिन जब सब लोग उस मंदिर को खोलने के लिए आए तो वो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में था। वो मरने ही वाला था। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन वो बोलने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे एक कागज़ और पेन दिया गया। उस व्यक्ति ने उस कागज़ पर लिखा था, मैंने साक्षात बांके बिहारी जी का राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे इस दुनिया की सुंदरता कुछ भी नहीं है। ये कागज़ आज भी मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित रखा है और ये तो 100% घटना है। और इन वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि इन वृक्षों की डंडियों को कोई तोड़ता है तो लोग इन वृक्षों की डंडियों को तोड़कर अपने साथ ले गए हैं, वो किसी न किसी आपदा के शिकार हुए हैं। इन वृक्षों की खास बात तो मैंने खुद भी देखी है। ये सभी अपने आकार की तुलना में बहुत बड़े हैं। तुलसी के वृक्ष कभी भी इतने बड़े नहीं होते। ये सभी वृक्ष गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ते हैं, पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर। इन वृक्षों को कभी भी पानी नहीं दिया जाता है, ये बिना पानी के ही बढ़ते हैं। इन सभी वृक्षों की जड़ें खोखली हैं, परंतु इन सभी के पत्ते व तने हरे भरे हैं। यहाँ सभी वृक्ष जोड़े के रूप में कहा जाता है। प्रत्येक वृक्ष के साथ जो जोड़े वाला वृक्ष है वो कृष्ण भगवान है।
जो प्रत्येक गोपी के साथ हैं और रात्रि में वो सभी के साथ रास करते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही रात होने लगती है तो पेड़ों पर बैठे सभी पशु पक्षी वहाँ से मंदिर के बाहर चले जाते हैं और इस वन के चारों ओर जितने भी घर हैं उनमें से अधिकतर घरों में खिड़कियाँ ही नहीं हैं, और जिन घरों में खिड़कियाँ हैं वो भी शाम को संध्या आरती के बाद घंटी के साथ ही बंद हो जाती हैं। रात्रि में किसी भी व्यक्ति का इस निधिवन में वास करना वर्जित है। वहाँ रात्रि में कोई भी नहीं जा सकता, और जिसने वहाँ रहने की कोशिश की उसकी बहुत बुरी दुर्गति हुई है। इस वन में एक बंसी चोर मंदिर भी है। उस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि एक बार राधा रानी कान्हा जी से रूठ गई थी, तब उन्होंने कान्हा जी की बंसी को यहीं छुपाया था। कहते हैं कि शाम के समय यहाँ से भी बंसी की धुन आती है, और ये एक विशाल मंदिर है। फिर भी शाम होते ही पता नहीं कहाँ से इसके चारों ओर कोहरा आ जाता है और ये मंदिर नहीं दिखता। निधिवन का वास्तविक रहस्य क्या है ये शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत से संकेत ये बताते हैं कि जैसे वह वास्तविकता में यहाँ आते हैं और राधा जी व अन्य गोपियों के साथ रास रचाते हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी एक बार जाइए और ब्रज के सभी धामों के दर्शन करके आइए। उनके दर्शन मात्र से ही आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो ये थी हमारे बांके बिहारी जी के धाम निधिवन की कुछ चमत्कारी किस्से और कहानियाँ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है काली परछाई। जेठ की गर्म दोपहरी में अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से मैं घबरा कर उठ बैठा। सोचा, इस तन को चीर देने वाली लू भारी दोपहरी में कौन है जिसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़े सहमे कदमों से मैं दरवाजे की तरफ गया और पूछा, कौन है, कौन है? पर उस तरफ से कोई जवाब ना पाकर मैं समझ गया कि पड़ोस के शरारती बच्चे होंगे, दरवाज़ा पीट कर चले गए होंगे, और फिर मैं कमरे में जाकर अपने ख्यालों में गुम हो गया। तभी अचानक दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। अब की बार मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि इस बार इन शरारती बच्चों को पकड़ कर ही रहूँगा, और तुरंत ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मेरे होश उड़ गए। लगा कि जैसे किसी ने मुझे कुछ क्षण के लिए प्राणहीन कर दिया हो, क्योंकि जो मैंने देखा उसके बाद मेरा बेहोश होना लाजमी था। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे सामने बगल वाले शर्मा जी खड़े हैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ? आलोक भाई, आप दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई आप पर, वरना इस दोपहरी में यहाँ पर कोई घर से बाहर कदम भी नहीं रखता है। क्या आपको मालूम नहीं आलोक भाई? मैं आश्चर्यचकित सा शर्मा जी को देखने लगा और धीमे स्वर में बोला, क्या मालूम नहीं मुझे? और मालूम भी कैसे होगा? मैं तो अभी 5 दिन पहले ही शहर में आया हूँ। अभी अभी बदली हुई है मेरी। साल भर बाद कहीं और चला जाऊँगा, इसलिए अकेला ही रह रहा हूँ। शर्मा जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, कुछ नहीं आलोक भाई, अभी मैं चलता हूँ, आप आराम करें। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दरवाज़ा ना खोलना। कल मिलता हूँ आपसे। अभी घर पर कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अभी बस इतना समझाकर शर्मा जी अपने घर चले गए। मैं भी खाना खाकर सोने चला गया। पता ही नहीं चला कब रात हो गई शर्मा जी से बात करते हुए। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे मैं खुद को समझा रहा था कि जो घटना दोपहर में हुई वो बस मेरा वहम था, पर डर से मैं अभी भी अंदर तक सहमा हुआ था। नींद भी आंखों से ओझल हो चुकी थी। डर था या वहम, इसी कश्मकश में सहमा सा मैं अपने बिस्तर पर सिमटा जा रहा था। सोच रहा था कि किसी को बताऊं या नहीं कि दोपहर को क्या हुआ मेरे साथ। जो आंखें बंद करते ही वो मंजर सामने आ जाता है और मैं डर से कांपने लगता हूँ। रह रहकर शर्मा जी की बात भी दिमाग में घर कर रही थी कि क्यों शर्मा जी ने मुझे हिदायत दी कि दोपहर को दरवाज़ा नहीं खोलना है। ऐसा क्या है इस शहर में? क्यों इस शहर के लोग दोपहर को घर से बाहर नहीं निकलते हैं? मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे दाएं कान में कुछ फुसफुसाहट सी हुई। मैं सहम गया और फिर वही हलचल बाएं कान में महसूस की, और उसके बाद सामने की दीवार पर नज़र गई। मेरे होश उड़ गए। देखते ही देखते मेरी अपनी परछाई एक भयानक विकराल काली परछाई में बदलने लगी। चेहरा इतना डरावना कि आदमी दिन के उजाले में देख ले तो भी बेहोश हो जाए। ये तो काली अंधियारी अमावस की रात थी। वो एक भयानक काली परछाई ही थी और कुछ नहीं।
ना कोई भूत प्रेत, ना जिन, ना चुड़ैल। देखते ही देखते मंजर बदल गया। मेरी अपनी परछाई अब मेरी नहीं रही, वो मुझसे जुदा हो चुकी थी और मैं ये सब देखते देखते बेहोश हो चुका था। सुबह सुबह दरवाजे की दस्तक से मेरी बेहोशी टूटी और मैं घबरा कर उठा। सबसे पहले मेरी नज़र मेरी परछाई पर गई। देखकर दिल को तसल्ली सी हुई, परछाई मेरे साथ ही है। रात की बात को मैं एक भयानक सपना समझकर भूलना चाह रहा था, परंतु वो मंजर इतना भयानक था कि उसको ज़िंदगी भर भुला पाना नामुमकिन था। खैर, मैं दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था, मेरे दिमाग में शर्मा जी की बात घूमने लगी और मेरी नज़र घड़ी पर गई। मैंने समय देखा और राहत की सांस ली। घड़ी में सुबह के 10 बजे थे और फिर तभी बाहर से आवाज़ आई, आलोक भाई, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी शर्मा जी। फिर मैंने भी बिना देरी किए तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। शर्मा जी ने पूछा, सब ठीक तो है ना? सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक आपका अखबार और दूध गेट पर ही है। तबीयत तो ठीक है? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, वो मैं रात को देर तक जाग रहा था, इसलिए नींद देर से खुली। मैं शर्मा जी को कल की घटना बताना चाहता था, पर कैसे बताऊं, मुझ पर यकीन भी करेंगे, यही सोचकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। शर्मा जी मेरे साथ कुछ देर बैठे, फिर हम बातें करने लगे। 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मेरे मन में शर्मा जी की कही एक बात चल रही थी, जो उन्होंने कल बताई थी कि दोपहर में दरवाज़ा नहीं खोलना है। मैं पूछ ही रहा था, तभी शर्मा जी बोल पड़े, आलोक भाई, चाय नहीं पिलाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, अभी लो शर्मा जी, कहकर मैं किचन में चला गया। शर्मा जी वहीं बैठे बैठे मुझसे बातें करते रहे। बातों बातों में पूछने लगे, शादी हो गई आपकी? मैंने जवाब दिया, जी 3 साल हो गए शादी को, एक बिटिया भी है। शर्मा जी बोले, फिर है कहाँ, साथ क्यों नहीं लाए? मैंने बताया कि थोड़े समय के लिए आया हूँ, इस शहर में जल्दी जल्दी बदली करवा कर वापस चला जाऊँगा, इसीलिए अकेला ही आ गया। शर्मा जी ने पूछा कि ऑफिस नहीं जाते क्या? क्या टाइमिंग है ऑफिस का? मैंने जवाब दिया कि 10 बजे का है, कल से ज्वाइन करना है। और मैं चाय और नमकीन की ट्रे लेकर किचन से बाहर आ गया और शर्मा जी को चाय का कप पकड़ाया। शर्मा जी चाय की चुस्की लेते हुए बोले, आप भाभी जी को ले ही आओ। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ, चाय सही नहीं बनी क्या? शर्मा जी बोले, अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, पर इस शहर में कोई भी पुरुष अकेला नहीं रहता है। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा क्यों? वो बोले, बात ऐसी है कि उनके इतना बोलते ही घड़ी ने दोपहर के 12 बजे का घंटा बजाना शुरू कर दिया। शर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा और बोले, 12 बज चुके हैं, मैं चलता हूँ, बाद में बताता हूँ सब बात। और हड़बड़ी में उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। मैंने भी दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही उठने का प्रयास किया, मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। तभी मेरी नज़र अपनी परछाई पर गई और मैंने देखा कि मेरी परछाई को उसी भयानक काली परछाई ने अपने हाथों में जकड़ा हुआ है, जिस वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और वह काली परछाई मेरी परछाई पर हावी हो रही है, उसको खुद में समेट रही है। मैं डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ ही देर बाद आंखें खोली तो मेरी परछाई काली परछाई की कैद से आज़ाद थी। मैंने तुरंत उठकर दरवाज़ा बंद किया और राहत की सांस ली। अब मैंने सोचा कि ये क्या बला है, क्या राज है, और शर्मा जी की बातों का इनसे कहीं कोई लिंक तो नहीं है। ये सोचकर मैंने शर्मा जी के उस नंबर पर फ़ोन लगाया जो उन्होंने मुझे तब दिया था जब वो पहली बार यहाँ आए थे, और अपना नंबर देते हुए कह गए थे कि कोई भी काम हो तो इस नंबर पर कॉल करके बुला लेना। मैंने फ़ोन लगाया पर फ़ोन नहीं लगा। मैंने कई बार कोशिश की, परंतु हर बार एक ही जवाब मिलता कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आखिर में मैंने सोचा, चलो बाद में बात कर लूँगा, और अपने कमरे में जाकर सो गया। शाम को फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। क्योंकि अब शाम के 6 बज चुके थे तो मैंने बेझिझक दरवाज़ा खोल दिया और सामने शर्मा जी को पाकर खुश हो गया और सोचा, आज नहीं जाने दूंगा, सारे राज जान कर ही रहूँगा। शर्मा जी अंदर आए और हम दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। मैंने पूछ लिया, शर्मा जी, आपका नंबर बहुत मिलाया पर लगा नहीं। उन्होंने कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पर, इसीलिए अक्सर ऐसा होता है। फिर मैंने कहा, खैर छोड़िए, ये बताइए कि 2 दिन से आप मुझे जो सलाह दे रहे हैं कि दोपहर में दरवाज़ा मत खोलना, अकेले मत रहना, इन सब के पीछे क्या राज है? शर्मा जी बोले, बताता हूँ, सुनो।
ये शहर शापित है। कोई यहाँ रहना नहीं चाहता है क्योंकि इस शहर पर एक भयानक काली परछाई का साया है। इस कारण से कोई शहर छोड़कर जा नहीं सकता। जो शहर छोड़ेगा उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा श्राप है। मैंने पूछा, एक काली परछाई है क्या चीज़ और ये श्राप क्यों है? शर्मा जी बोले कि कई सालों पहले ये शहर बहुत सुंदर था, इस पर कोई श्राप नहीं था, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि शहर श्रापित हो गया। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ, क्या राज है, खुलकर बताइए। शर्मा जी बोले, शहर में एक विधवा महिला थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उस पर कई बार घरों में चोरी करने के इल्ज़ाम भी लगे, पर कुछ साबित नहीं हो पाया। फिर उस पर इल्ज़ाम लगा कि ये पुरुषों को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र भी करती है। ये डायन है। शहर के लोगों ने बाहर से एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। उसने उस औरत की परछाई को एक आईने में कैद कर दिया। बताते हैं कि ऐसा करने से उसकी शक्ति कम हो गई और फिर उस औरत को चौराहे पर बांधकर डायन करार देकर जला दिया। मरते समय उसने शहर को श्राप दिया कि मेरी काली परछाई सदा इस शहर पर मंडराती रहेगी और जो भी पुरुष अकेला होगा वही मेरा शिकार होगा। ये सारी घटना जेठ की दोपहरी में हुई थी, इसलिए ये समय सबसे खतरनाक माना जाता है। आईना शहर से बाहर ले जाते समय गिरकर टूट गया, जिससे उसकी काली परछाई आज़ाद हो गई। ये काली परछाई जेठ की दोपहरी में मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और अमावस की रात को पुरुष की परछाई को जकड़ना शुरू कर देती है और हर दिन पुरुष की परछाई का आयाम घटने लगता है और 14वें दिन पुरुष की पूरी परछाई गायब हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। और 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा की रात को उसकी मृत्यु निश्चित है। जब ये 101 परछाइयों को अपने कब्जे में ले लेगी तो उन सब की आत्मा भी इसमें मिल जाएगी और फिर ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। कहते हैं कि वो डायन फिर से जिंदा हो जाएगी। मैंने पूछा, इस काली परछाई से बचने का, इसको खत्म करने का कोई उपाय नहीं है? शर्मा जी बोले, उपाय है। बचाव के लिए अपने साथ सरसों के दाने रखो। उसकी महक ये काली परछाई सहन नहीं कर सकती, क्योंकि तांत्रिक ने इसको जब आईने में कैद किया था तब आईने को सरसों के दानों से ही ढका था, और अगर इस परछाई पर पूर्णिमा के चांद की रोशनी पड़ जाए तो ये काली परछाई भस्म हो जाएगी, और अगर मृत्यु हो जाए तो जीवन पाने का एक उपाय और भी है। मैंने पूछा, वो क्या? शर्मा जी बोले, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद तुम खुद इस शहर और काली परछाई की कहानी के सारे राज बिल्कुल सही सही बिना कुछ छुपाए किसी ऐसे व्यक्ति को सुना दो जिस पर काली परछाई का साया हो, वो भी अमावस के दूसरे दिन। फिर तुम्हें जीवन और तुम्हारी परछाई वापस मिल जाएगा। ऐसा सुना है मैंने। इतना कहकर शर्मा जी बोले, अब मैं चलता हूँ, और वो उठकर चल दिए। मैंने भी दरवाज़ा लगाया और तुरंत किचन से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर लेट गया, और अब सब कुछ साफ साफ हो चुका था। उस अमावस की दोपहर को दरवाजे पर वही काली परछाई दिखी थी। ये सोचते सोचते मेरी नज़र परछाई पर गई, और क्या देखता हूँ, मेरी परछाई का आयाम घटकर आधा रह गया है। मैं घबरा गया, अब क्या होगा? आज तो दूसरा दिन है। उन्होंने आज ही सब कहानी क्यों बताई? आज क्यों आए वो? पहले दिन ही सब कुछ क्यों नहीं बताया? ये सोच ही रहा था, तभी याद आया कि मैंने आज तक शर्मा जी की परछाई तो देखी ही नहीं। अब मेरा डर 7वें आसमान पर था। डरते डरते मैंने हनुमान चालीसा का मनन किया, और कब आंख लगी पता ही नहीं चला। ऐसे ही डर के साए में 14वां दिन भी आ गया। मैं रोज़ अपनी परछाई के आयाम को घटता हुआ देख रहा था। शर्मा जी उस दिन के बाद दोबारा दिखे नहीं। अपनी परछाई पर नज़र डाली तो उसका आयाम अब शून्य हो चुका था। मैं घबरा गया। कल पूर्णिमा की रात है और कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मैंने हिम्मत बांधी और सोचा, चलो शर्मा जी से उनके घर पर ही मिलकर आता हूँ, वो ही अब कुछ उपाय बता सकते हैं। मैंने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पूछा, शर्मा जी हैं घर पर? वो बोली, शहर में नए आए हो? आखिरी बार कब मिले थे शर्मा जी से? मैंने कहा, यही 12 दिन पहले। वो रोते हुए बोली, क्यों मजाक करते हो? उनको तो साल भर पहले ही काली परछाई अपने साथ ले गई। काश कि उस समय मैं शर्मा जी को अकेला छोड़कर अपने पीहर ना जाती, तो वो आज हमारे साथ होते। मैंने कहा, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप अपने शर्मा जी की तस्वीर दिखाएं। कौन से शर्मा जी हैं आपके? फिर मैं अंदर गया। सामने शर्मा जी की तस्वीर थी। उस पर उनके मृत्यु की तारीख लिखी थी और फूलों की माला पड़ी थी। वो बोली, कल इनकी बरसी है, और उनकी तस्वीर की परछाई की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद कल ये वापस आ जाएं। मैंने
तस्वीर की परछाई को देखा। वो परछाई पूरी हो चुकी थी, पूरी शर्मा जी जैसे दिख रही थी और मुझको कुटिल हंसी वाले चेहरे से घूर रही थी। महिला बोली, जाओ आलोक भाई, कल की तैयारी करो। काली परछाई तुम्हें लेकर मेरे शर्मा जी मुझे वापस कर देगी। अच्छा हुआ जो उस दोपहर को मैं तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ से चली गई और तुम्हारा दरवाज़ा खोलते ही वो काली परछाई तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई। मैं डरा सहमा मायूस सा घर वापस आ गया और अपनी मृत्यु की घड़ियाँ गिनने लगा। तभी मेरी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कल होने वाले चंद्र ग्रहण की खबर पढ़कर मैंने सारी योजना बना ली और अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। आज पूर्णिमा की रात थी। काली परछाई ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था। मेरी परछाई तो अब उसके कब्जे में थी, अब उसे मेरी आत्मा चाहिए थी। उसने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। वो बहुत विकराल हो चुकी थी। मैं उससे छुपते हुए बचते हुए चंद्र ग्रहण का इंतज़ार कर रहा था। किचन से सरसों के दाने साथ रखे थे मैंने, जिससे वो मेरे नज़दीक नहीं आ पा रही थी, पर उसके प्रहार जारी थे। मेरी नज़रें घड़ी पर थी, कब चंद्र ग्रहण का समय होगा और कब मैं अपने पीछे उसको छत पर ले जाऊंगा, क्योंकि पूर्णिमा के चांद की रोशनी में वो कभी मेरे पीछे नहीं आएगी। और इतने में वो समय आ गया। मैं तेज़ी से छत की ओर भागा। हड़बड़ाहट में सरसों के दाने मेरे हाथ से गिर गए। मैं जैसे तैसे छत पर पहुंचा। चंद्र ग्रहण हो चुका था। वो भी मेरे पीछे छत पर थी। क्योंकि अब मेरे पास बचाव के लिए सरसों के दाने नहीं थे, तो वो मुझ पर हावी होने लगी और मेरी आत्मा को मुझसे अलग करने लगी। उसी क्षण चंद्र ग्रहण पूर्ण हुआ और चंद्र की पहली किरण से वो जलने लगी और कुछ ही पल में वो भस्म हो गई। इस तरह मेरी जान भी बची और शहर भी श्राप मुक्त हो गया। आज मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, इसीलिए यह घटना आपको सुना पाया। तो अब सुनते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी, ऑफिस की वो रात। मेरी जॉब वैसे तो 9 to 5 होती है, लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा था, तो बॉस ने बोला कि रजत, आज काम पूरा ख़त्म करके जाना, कल सारी फाइल सबमिट करनी है। अब बॉस का ऑर्डर था तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया और सब फाइल कंप्लीट करने लगा। काम ख़त्म करते करते कब 1 बज गया पता ही नहीं चला। अगले दिन संडे था, तो मैंने सोचा कि अब इस समय घर जाना तो ठीक नहीं रहेगा, यहीं अपने कैबिन में आराम कर लेता हूँ और सुबह होते ही घर निकल जाऊँगा। कल तो वैसे भी घर पे ही रहना है। मैंने घर फ़ोन कर दिया कि मैं ऑफिस में ही हूँ और सुबह को घर आऊँगा। शरीर बैठे बैठे बिल्कुल अकड़ गया था, तो मैं अपने चेयर से उठा और इधर उधर टहलने लगा। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। गहरी काली रात में बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ मन में थोड़ा डर भी पैदा कर रही थी। थकान से शरीर चूर हो चुका था, तो मैं कैबिन में अपनी चेयर पर सोने के इरादे से बैठ गया। रात को आँख न खुले, इसलिए मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अभी आँख लगे थोड़ी देर ही हुई थी कि एक बहुत तेज़ आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मैं चौंक कर उठा। मैंने देखा कि खिड़की का दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से खुला है। मैंने बाहर की तरफ देखा तो बारिश अब भी बड़ी तेज़ी से हो रही थी। मैंने सोचा कि तेज़ हवा की वजह से खुल गई होगी और मैंने खिड़की बंद करके लॉक कर दी और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे कैबिन के लैपटॉप पर मेरी नज़र गई, जो ऑन था, लेकिन ये तो मैंने खुद ऑफ़ किया था। फिर इससे पहले मैं कुछ सोचता कि खिड़की की तरफ से फिर तेज़ी से आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो ये क्या, खिड़की फिर से खुली हुई है, लेकिन अभी तो मैंने खुद खिड़की को लॉक किया था। मेरी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी। डर अब मुझ पर हावी होने लगा। मैं कुछ सोच पाता इससे पहले मेरे कैबिन की लाइट खुद जल गई। किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और कैबिन तक गया। खुद को समझाने के लिए बोलने लगा कि मैंने सही से ऑफ़ नहीं की होगी, इसीलिए ऑन हो गई। मैंने फिर से खुद पर काबू किया और अपनी चेयर पर बैठ गया। नींद तो अब मुझसे कोसों दूर चली गई थी। बस अब सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। मैं अपनी चेयर पर बैठा ही था कि तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पूरी तरह से डर गया। बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ें भी अब मेरे दिल में दहशत पैदा कर रही थी। मैं लाइट ऑन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही थी। पूरे ऑफिस में अंधेरा था। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाहर खिड़की की तरफ बैठ गया कि एक तेज़ चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं डरी आवाज़ में चिल्लाया, कौन कौन है? कि तभी मुझे एक गहरा काला साया दिखाई दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा
कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बड़ी तेज़ी से मुझे पीछे धक्का दिया हो और वो नहीं चाहता हो कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। मैं बहुत डर गया था। मन ही मन भगवान को याद करने लगा। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन मौत मेरे सामने खड़ी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। तभी ऑफिस के गेट पर किसी के पैरों की आहट हुई। मेरा डर और बढ़ गया कि तभी डोरबेल बज उठी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। मैंने डरते डरते ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, अरे रजत, मैं हूँ अशोक। ये तो बॉस की आवाज़ है। मेरी जान में जान आई। मैंने झटके से डोर खोल दिया। देखा तो बाहर बॉस खड़े हुए थे। बॉस के अंदर आते ही सारी लाइट्स जो पहले जलाने से भी नहीं जल रही थी अपने आप जल गई। मेरी जान में जान आई। मैंने उनसे पूछा, सर आप इस वक्त यहाँ कैसे? उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ऑफिस में चले गए। मैंने सोचा कि उन्हें भी इधर ही शायद कोई काम होगा और लेट हो गए होंगे तो इस वक्त यहाँ आ गए होंगे। मैं मन में भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि कम से कम मैं अकेला तो यहाँ नहीं हूँ। सुबह होने में अभी भी कुछ टाइम था और मेरी कब आँख लग गई मुझे खुद को पता नहीं चला। सुबह होने पर मेरी आँख खुली तो मैंने बॉस के ऑफिस की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चले गए होंगे शायद, मैं अपने आप से कहने लगा। मैं घर जाने के लिए बाहर निकला तो एक चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। ऑफिस के बाहर ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई थी। पूरी रात बारिश होने के बाद भी आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मेरे मन में ये सवाल चल ही रहा था कि एक फ़ोन कॉल ने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त का कॉल आया और हांफते हुए बोला, रजत यार, क्या तुझे पता चला? रात में घर जाते टाइम रास्ते में बॉस की कार का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मैं उनकी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बॉस की बॉडी कार में फंसी हुई थी और उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखें जैसे मुझे ही देख रही थी। अगर बॉस की मौत कल ही हो चुकी थी तो फिर वो रात में कौन था जो ऑफिस में मेरे साथ था? ये सच्चाई थी या वहम, ये आज भी मैं समझ नहीं पाया। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय श्री कृष्ण।